अभी ठीक हो गया सब? एक बार रिफ्रेश कर लें। ठीक है, चलिए। थोड़ा टेक्निकल चीज़ें हो जाती हैं, कोई बात नहीं। तो दोस्तों हमारा टॉपिक ऐसा क्या है, मैं क्या बोल रहा था, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। और ध्यान देना, ये करंट अफेयर्स का पॉइंट भी है और ये बैंकिंग फाइनेंशियल लेवल्स का पॉइंट भी है। पहले हम लोग क्या पढ़ते थे, बैंकिंग लोकपाल केवल, लेकिन अब ये टॉपिक चेंज हो चुका है और ये हो गया इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम। ठीक, तो क्या चेंजेस हुए हैं इसमें, क्या बातें होती हैं, हम सारी बातें करेंगे आपसे। आई एम रियली सॉरी कि आपको कुछ तकलीफ हुई स्टार्टिंग में। चलिए गाइस, शुरू करते हैं अपना सेशन और हमारे पास कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है हम बात करते हैं आपसे। ठीक है दोस्तों, ये चैनल मैंने आपके लिए बनाया है और विदाउट आपके सपोर्ट यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है। ठीक, हमारे पास कोई टीम नहीं है एससीओ की जहाँ हम पैसे खर्च कर पाएँ। तो ये वीडियो चैनल तभी चल पाएगा जब आपका सपोर्ट होगा। आपका सपोर्ट होगा, अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे हमें रीच मिलेगी। अगर आपका वर्ड ऑफ माउथ होगा तो हमें रीच मिलेगी। वर्ड ऑफ माउथ का मतलब होता है कोई बच्चा आपसे पूछे तो आप इस चैनल के बारे में इन्फॉर्मेशन दीजिए। ठीक है, तो लो बजट फिल्म है ये पूरी याद रखिएगा, इसमें कोई बजट लगा ही नहीं है, केवल हम ऐसे ही काम कर रहे हैं इस पर। ठीक है, वो आपके लिए, आपके प्यार के लिए। ठीक है, अदरवाइज हमारे पास और भी चैनल्स हैं। तो टॉपिक क्या है दोस्तों हमारा, इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम। तो इसे पढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कुछ बेसिक पढ़ लें हम लोग। ठीक है, कुछ बेसिक पढ़ लें। तो बेसिक पढ़ने का मतलब क्या है दोस्तों, हमें सबसे पहले स्टार्ट करना पड़ेगा टॉपिक क्या, तो सबसे पहले हम यहां पे स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम्स कम्स टुगेदर नॉट सिंगल। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बैंकिंग ऑम्बुड्समैन। ठीक है, ये बैंकिंग ऑम्बुड्समैन क्या होता है। ठीक है, तो बैंकिंग ऑम्बुड्समैन दोस्तों हम जब समझ जाएंगे ना तो ये टॉपिक हमें और क्लियर हो जाएगा। बैंकिंग ऑम्बुड्समैन, ठीक है, इसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, बैंकिंग लोकपाल। तो पहले हम लोग क्या पढ़ते थे, बैंकिंग लोकपाल, अब क्या हो गया है, इंटीग्रेटेड लोकपाल हो गया। तो इस टॉपिक को पहले समझ लो इसमें क्या था, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना होने पाए। ठीक है, तो बैंकिंग ऑम्बुड्समैन क्यों बनाया गया। अगर मान लीजिए आप किसी बैंक में कस्टमर हैं, अगर मान लीजिए आप किसी बैंक में कस्टमर हैं, ठीक, और उस बैंक से आपका कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया किसी बात को लेकर, मतलब पर्सनल वाली बात नहीं है, कोई फाइनेंशियल बात हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बैंक में चेक दिया था और बैंक से चेक खो गया, अब बैंक मना कर रहा है कि चेक ही नहीं है हमारे पास। या फॉर एग्जांपल जब आपने एफडी किया था तो बैंक ने बोला था कि आपको हम 6% इंटरेस्ट देंगे, आपको 5.5 मिल रहा है, कुछ फाइनेंशियल दिक्कत, मतलब वाली बात है। तो अगर आपके बैंक से कुछ प्रॉब्लम आपको है और आपको अपनी एक कंप्लेन करनी, कोई सुन नहीं रहा है, तो आप अपनी कंप्लेन कहाँ कर सकते थे, बैंकिंग लोकपाल में। ठीक है, तो बैंकिंग लोकपाल एक तरह कोर्ट है जहां पर लोकपाल बैठते हैं। लोकपाल का मतलब दोस्तों ये प्रॉपर एक ऑफिसर होते हैं। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो जीएम लेवल के लोग होते हैं ना, जीएम या डिप्टी जीएम, वो यहां पर होते हैं लोकपाल। ठीक, तो आप लोकपाल के पास कंप्लेन कर सकते हैं। तो लोकपाल क्यों बनाया गया था, लोकपाल बनाया गया था आपकी कंप्लेन सुनने के लिए, केवल आपकी कंप्लेन, केवल आपकी कंप्लेन, न कि बैंक की कंप्लेन। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल ये बैंक है, ठीक है, अब मान लीजिए बैंक से आपका कोई डिस्प्यूट हो गया, ठीक है, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया और बैंक आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो आप लोकपाल में जाके कंप्लेन कर सकते हो। सुनना दोस्तों, इसमें कुछ पॉइंट और भी मैं ऐड करूंगा ताकि बाद में लेक्चर में कोई दिक्कत आपको ना आने पाए। तो कैसे काम था पूरा समझिएगा। देखिए दोस्तों, सपोज दैट कि आज आप गए किसी बैंक के एटीएम में, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं केवल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक, मैं किससे केवल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप एक बैंक में गए, वहाँ एटीएम लगा था, आपने पैसे निकाले, अब मान लीजिए पैसे नहीं निकले और आपका बैलेंस कट गया। आप गए, आप मैनेजर के पास गए, आपने कंप्लेन कर दी। मान लीजिए आपने कंप्लेन कर दी और आज है 30 अगस्त, कंप्लेन कर दी आपने। बैंक ने बोला ठीक है 7 डेज में पैसे मिल जाएंगे आपको, नहीं मिले पैसे 7 डेज। अब दिन बीतते जा रहे हैं, आप कॉन्टिन्यूअस कंप्लेन कर रहे हो, ये आपकी बात नहीं सुन रहे, तो आप लोकपाल के पास जाके कंप्लेन कर सकते हो। लेकिन आपको अपने बैंक को 30 दिन देना पड़ता है, 30 दिन देना पड़ता है। ठीक, आप 30 दिन देना पड़ेगा आपको, मतलब ऐसे नहीं कि जब मन के आप वहां चले जाओगे, जिस दिन आपने कंप्लेन लॉन्च कराई उस दिन से लेकर 30 दिन तक अगर बैंक आपकी बात नहीं सुनता है तो 30 दिन के बाद यू आर एलिजिबल कि आप लोकपाल के पास जाके कंप्लेन कर सकते हो। अब आप लोग पूछोगे मुझसे कि सर लोकपाल है कहाँ पे एग्जैक्टली में, तो लोकपाल, जैसे हम यूपी की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में लोकपाल का ऑफिस कानपुर में,
तो वैसे ही आपको सर्च करना पड़ेगा कि आप किस जोन में आते हो और आपके जोन में कहाँ पे लोकपाल का ऑफिस है। दिल्ली में 2 ऑफिस है लोकपाल के, है ना। तो कहने का मतलब दोस्तों क्या होता है कि लोकपाल का ऑफिस आपको सर्च करना पड़ेगा हमारे यहाँ यूपी कानपुर में, उत्तर प्रदेश में, ठीक। तो लोकपाल के ऑफिस में जाकर आप कंप्लेन कर सकते हो। अगर आपको नहीं जाना है ऑफिस में तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साइट पर आपको कानपुर लोकपाल का या अपने जो भी लोकपाल हैं उनका ईमेल एड्रेस मिल जाएगा, तो आप कंप्लेन ऑनलाइन भी कर सकते हो। तो आपका मन आप कंप्लेन ऑफलाइन करो, आपका मन आप ऑनलाइन करो। लेकिन एक बात और सुन लो, देखो मैंने क्या बोला कि जिस दिन आपने अपनी कंप्लेन लॉन्च कराई उस दिन से 30 दिन तक आपको अपने बैंक को टाइम देना पड़ेगा। अगर 30 दिन में बैंक ने आपकी बात सुन ली तो ठीक है, नहीं सुनी तो नाउ यू आर एलिजिबल, आप एलिजिबल हो चुके हो और लोकपाल में कंप्लेन कर सकते हो। लेकिन 30 दिन के बाद से आपके पास केवल 1 साल का टाइम होता है, 1 साल का। आपको विद इन 1 ईयर ही कंप्लेन करना पड़ेगा। अगर 1 साल के बाद आप कंप्लेन करते हो आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। तो कंप्लेन कैसे होता है, आपने क्या किया, आप गए यहाँ के ऑफिस में, आपने अपनी कंप्लेन का फॉर्म भरा, फॉर्म डाल दिया या आपने ऑनलाइन मेल कर दिया। तो एक दिन ऐसा आएगा जब लोकपाल के पास कंप्लेन पहुंचेगी आपकी और लोकपाल आपको बुलाएगा मिलने के लिए। तो आपको जाना है यहाँ पे ऑफिस में और अपनी सारी प्रॉब्लम सुनानी है, ठीक। तो जिस दिन आपने अपनी प्रॉब्लम सुना दी, तो लोकपाल की बात करें तो लोकपाल के पास अब 30 डेज होते हैं आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, 30 दिन। तो 30 दिन में वो आपकी प्रॉब्लम सुनेगा, मतलब पूरा सुनेगा, उस पर काम करेगा और फिर वो डिसीजन देगा, डिसीजन अपना देगा। डिसीजन की यार हाँ सही बात है, तुम्हारे साथ गलती हुई है कि नहीं हुई है बैंक की, ये अपना डिसीजन देंगे। देखो डिसीजन हमेशा 2 तरह होता है। डिसीजन या तो आपके फेवर में होता है और या तो आपके अगेंस्ट में आएगा फैसला। अगर लोकपाल का डिसीजन आपके फेवर में आता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं अवार्ड, AWARD, अवार्ड बोलते हैं, ठीक है। अगर डिसीजन आपके फेवर में आएगा तो इसे हम अवार्ड बोलते हैं। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैंकिंग लोकपाल में एक लोकपाल मैक्सिमम कितने अमाउंट का अवार्ड दे सकता है, तो 20 लाख रुपए, उसके ऊपर नहीं, 20 लाख रुपए। यानी मेरी बात समझिएगा कि बैंकिंग लोकपाल में अगर आप कंप्लेन करने के लिए जा रहे हो तो आपके कंप्लेन का अमाउंट मैक्सिमम कितना हो सकता है, 20 लाख रुपए। अगर आपकी कंप्लेन 20 लाख रुपए तक है तो आप लोकपाल में जाइए। अगर 20 लाख से ऊपर आप कोर्ट में चले जाइए, आप कचहरी चले जाइए, आप फिर लोकपाल में आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। तो आपकी कंप्लेन का भी अमाउंट 20 लाख रुपए मैक्सिमम होना चाहिए। लेकिन एक केस और, अगर आपका कंप्लेन क्रेडिट कार्ड का है, क्रेडिट कार्ड का, तो इसकी कंप्लेन की लिमिट है 1 लाख रुपए मैक्सिमम, ठीक। और अगर आपकी कंप्लेन मेंटल हरेसमेंट का है, मेंटल हरेसमेंट का मतलब क्या हुआ दोस्तों, मेंटल हरेसमेंट का एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि बैंक ने टाइमली आपकी बात नहीं सुनी, आपको पैसा नहीं मिला, आपको बिजनेस में लॉस हो गया, आप मेंटली बड़े परेशान थे। तो अगर आपने किसी बैंक के ऊपर मेंटल हरेसमेंट का भी केस किया है तो उसकी भी लिमिट 1 लाख रुपए ही होती है, बस उसके ऊपर नहीं। तो इन 2 केस में लिमिट 1 लाख रुपए है, अदरवाइज आप 20 लाख रुपए तक की कंप्लेन यहां पे कर सकते हो, उसके ऊपर आप नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए हुआ क्या, अच्छा लोकपाल को कौन अपॉइंट करता है, तो इन्हें अपॉइंट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आपने कंप्लेन कर दी, कंप्लेन 30 दिन में इनको अपना डिसीजन देना होता है। इन्होंने अपना डिसीजन दिया, अगर डिसीजन आपके फेवर में गया आपको अवार्ड मिलेगा, नहीं गया फिर क्या होता है, तो फिर मान लीजिए जिस दिन लोकपाल ने आपके अगेंस्ट में फैसला सुनाया, आपके पास 30 दिन है और अब आप कंप्लेन कर सकते हो अपीलेट अथॉरिटी के ऊपर। अब ये क्या है दोस्तों, अपीलेट अथॉरिटी का मतलब क्या हो गया, जस्ट लाइक ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये हाई कोर्ट। यानी आपके एग्जाम में पहले क्वेश्चन क्या पूछते थे कि बैंकिंग लोकपाल का अपीलेट अथॉरिटी कौन होता है, यानी सबसे ऊपर कौन होता है, अपेक्स पॉइंट कौन होता है। तो ये कौन थे बेटा, ये थे डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो कोई ना कोई भाई 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, तो कोई ना कोई डिप्टी गवर्नर जो है वो यहाँ पे लीड करता है। तो आपको कंप्लेन यहाँ पे करनी पड़ती थी। तो ये था हमारा बैंकिंग लोकपाल का स्ट्रक्चर, ये है, था नहीं है। तो बैंकिंग लोकपाल ऐसे ही काम करता है, सुनना बहुत ध्यान से दोस्तों, ठीक। तो बैंकिंग लोकपाल ये काम करता है सेक्शन 35 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ये भी एक पॉइंट आपका बनता है, ठीक है। तो ये है बैंकिंग लोकपाल। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा कि भाई बैंकिंग लोकपाल में मैक्सिमम कितने अमाउंट की कंप्लेन आप कर सकते हो, तो 20 लाख रुपए की।
बैंकिंग लोकपाल कौन अपॉइंट करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंकिंग लोकपाल कैसे काम करता है? तो भाई अगर कोई कंप्लेन आपकी बैंक की है तो एक कस्टमर अपनी कंप्लेन बैंकिंग लोकपाल के पास कर सकता है। क्रेडिट कार्ड की लिमिट, मेंटल हरेसमेंट 1 लाख रुपए, तो ये कुछ है। तो दोस्तों यहां पर एक बात हो रही थी कि क्या केवल बैंक के कस्टमर ही हैं जिन्हें प्रॉब्लम होती है? नहीं, हमारे देश में कुछ और भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का मतलब दोस्तों जैसे मुथूट फाइनेंस, भाई एनबीएफसी भी तो हमारे साथ कुछ फ्रॉड कर सकते हैं। और आजकल तो हमारे देश में डिजिटल ट्रांजैक्शंस कॉन्टिन्यूअस बढ़ रहा है, तो डिजिटल ट्रांजैक्शन भी तो एक सेक्टर है जहां पे कस्टमर से फ्रॉड हो सकता है। तो फिर क्या हुआ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकिंग लोकपाल बनाया था, फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक अलग से एनबीएफसी ऑम्बुड्समैन बना दिया और एक अलग से डिजिटल ट्रांजैक्शन ऑम्बुड्समैन बना दिया। यानी 3 ऑम्बुड्समैन होगा मेरे देश में, एक बैंकिंग के लिए, एक एनबीएफसी के लिए और एक डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए। अब सुनो, तो एनबीएफसी ऑम्बुड्समैन की बात करें दोस्तों, तो यहां पर मैक्सिमम कंप्लेन आप कर सकते हो 10 लाख रुपए की, उसके ऊपर नहीं, ठीक। और अगर हम बात करेंगे डिजिटल ट्रांजैक्शन ऑम्बुड्समैन की, तो यहां पे कंप्लेन आप कर सकते हो केवल मैक्सिमम 20 लाख रुपए की, जस्ट लाइक बैंकिंग ऑम्बुड्समैन 20 लाख रुपए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि इनमें क्या लिमिट है। इनका भी तरीका सेम बैंकिंग ऑम्बुड्समैन की तरह ही होता है, लेकिन इसमें क्या है, इसकी लिमिट 10 लाख रुपए है, इसकी लिमिट 20 लाख रुपए, ये भी याद रखिएगा। तो हमारे देश में 3 तरह के ऑम्बुड्समैन काम कर रहे थे, जिससे दिक्कत क्या हो पा रही थी कि बहुत बड़ा नेटवर्क स्टैब्लिश करना पड़ रहा था, बहुत बड़ा नेटवर्क इसके लिए, क्योंकि 3 ऑम्बुड्समैन हो गए। तो बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सोचा कि यार हम 3 क्यों रखते हैं, हम इन्हें एक कर देते हैं, इन तीनों को मर्ज कर देते हैं और इन्हें हम एक कर देते हैं। और नाम क्या होगा? इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम 2021, यानी वन नेशन वन ऑम्बुड्समैन, वन नेशन वन ऑम्बुड्समैन, ठीक है। तो मेरा यहां तक दोस्तों क्लियर हो रहा है पॉइंट? यहां तक बस में आई कि हमने क्या किया, तो हमने 3 तरह के ऑम्बुड्समैन को आपस में मर्ज कर दिया और नाम क्या रख दिया? इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम 2021, ठीक है। तो यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया पॉइंट। चलिए अब आपको हम टॉपिक पे ले चलते हैं कि हम आज क्या पढ़ने वाले, ठीक है दोस्तों। तो हम आज क्या पढ़ने वाले, तो हम आज पढ़ने वाले हैं टॉपिक जो हमारा है इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम। 12 नवंबर 2021 को हमारे देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम को लॉन्च किया। यानी दोस्तों अगर कोई आपसे पूछे कि इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम कब आया, तो 2021 में आया, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्कीम है, लॉन्च बाय द पीएम मोदी, ठीक है। द सेंट्रल थीम ऑफ द स्कीम इज बेस्ड ऑन द वन नेशन वन ऑम्बुड्समैन, ठीक। यानी इसकी थीम क्या थी? वन नेशन वन ऑम्बुड्समैन। तो वन नेशन वन ऑम्बुड्समैन मतलब इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम 2021, ये कब लॉन्च हुआ है? 12 नवंबर 2021 को पीएम मोदी ने लॉन्च किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, अब ध्यान देना दोस्तों। देखो मैंने क्या पढ़ाया था, मैंने आपसे बोला था कि जो बैंकिंग ऑम्बुड्समैन है वो किसके अंडर में काम करता है? सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। जो आपका एनबीएफसी ऑम्बुड्समैन है दोस्तों, ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसका कौन सा सेक्शन एक्ट है? सेक्शन 45L ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, ठीक। तीसरा, अगर हम बात करते हैं डिजिटल ट्रांजैक्शन, तो सेक्शन 18 ऑफ द पेमेंट एंड द सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है दोस्तों कि इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय, तो जो हमारे देश में तीन ऑम्बुड्समैन थे, फॉर एग्जांपल बैंकिंग ऑम्बुड्समैन, तो बैंकिंग ऑम्बुड्समैन को पावर कहां से मिलती थी? सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। एनबीएफसी ऑम्बुड्समैन को पावर कहां से मिलती थी? सेक्शन 45L ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934। और डिजिटल ट्रांजैक्शन को कहां से पावर मिलती थी? सेक्शन 18 ऑफ द पेमेंट एंड द सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। तो ये 3 एक्ट हैं, 3 सेक्शन, और इन तीनों एक्ट को और तीनों सेक्शन को आपस में मर्ज कर दिया गया, ठीक है दोस्तों। देखिए अब यहां पे क्या बोला गया, तो कौन कौन से ऑम्बुड्समैन मर्ज किए गए? सिंपल सी बात है। तो बैंकिंग ऑम्बुड्समैन स्कीम कब आई थी? 2006 में। द ऑम्बुड्समैन स्कीम फॉर द एनबीएफसी, ये स्कीम आई थी 18 में, ठीक। और द ऑम्बुड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन 19 में, ठीक दोस्तों। यानी इन तीनों ऑम्बुड्समैन का ईयर भी आपको याद होना चाहिए, और इन तीनों ऑम्बुड्समैन को मर्ज कर दिया गया और क्या बन गया? इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम 2021, ठीक। तो दोस्तों आपको ध्यान देना पड़ेगा
ये ऑम्बुड्समैन कौन कौन से ईयर में आए? बैंकिंग ऑम्बुड्समैन 2006 में, एनबीएफसी ऑम्बुड्समैन 18 में और डिजिटल ट्रांजैक्शन ऑम्बुड्समैन 19 में, और इन तीनों को मर्ज किया गया और किया गया इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम 2021। ठीक, कौन कौन से एक्ट सेक्शन है? सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट फॉर द बैंकिंग ऑम्बुड्समैन, सेक्शन 45L ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 फॉर द एनबीएफसी ऑम्बुड्समैन एंड सेक्शन 18 ऑफ द पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 फॉर द डिजिटल ट्रांजैक्शन ऑम्बुड्समैन। इनको भी मर्ज कर दिया गया, सब मर्ज हो गया आपस में। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, तो अब यहां पे क्या बोला गया कि जो ये इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम है, ये किस पर काम करेगा, ये किसके लिए काम करेगा? ठीक है, देखिए क्या लिखा है, ऑल कमर्शियल बैंक, चाहे आपका प्राइवेट बैंक हो चाहे सरकारी बैंक हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, सब पर ये काम करेगा। चाहे ग्रामीण बैंक हो आपका और चाहे आपका कोऑपरेटिव बैंक हो, मतलब कोई बैंक हो, कोई बैंक हो, प्राइवेट हो, सरकारी हो, ग्रामीण बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक हो, सब पे काम करेगा। लेकिन अभी तक ये जो ऑम्बुड्समैन थे ये एक बैंक पे काम नहीं करते थे। वो कौन सा बैंक था? नॉन शेड्यूल प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक विथ डिपॉजिट साइज ऑफ ₹50 करोड़ एंड अबव। देखिए, तो यहां पे क्या बोला गया है? यहां बोला गया नॉन शेड्यूल। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मुझसे बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ा है तो मैंने आपको शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक पढ़ाया है। तो नॉन शेड्यूल बैंक वो बैंक होते हैं जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सारे गाइडलाइंस नहीं मानते हैं, आपको याद होगा। तो यहां क्या लिखा है? नॉन शेड्यूल, मतलब ये नॉन शेड्यूल बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है और ये छोटे बैंक हैं, क्योंकि लिखा हुआ है डिपॉजिट साइज ऑफ ₹50 करोड़ अबव। मतलब ऐसे नॉन शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक जिनके पास कस्टमर का डिपॉजिट ही 50 करोड़ रुपए तक का है। ठीक है, 50 या उसके ऊपर, 50 करोड़ या उसके ऊपर, 60 करोड़ 70 करोड़, उनकी बात हो रही। यानी नॉन शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक जिनका डिपॉजिट साइज जो है वो कितना है? 50 करोड़ रुपए या उसके ऊपर है, यानी कस्टमर ने इतना पैसा यहां पे जमा कर रखा है, उसकी बात हो रही है। तो ऐसे बैंकों को भी अब ले लिया गया है। तो इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम में एक बड़ा चेंज क्या हुआ है कि यहां पर हमने सारे बैंक कवर किए हुए हैं, वो भी बैंक जो नॉन शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक है और जिसमें डिपॉजिट साइज 50 करोड़ रुपए उसके ऊपर है, उनको भी यहां पे शामिल किया गया। ये पहले शामिल नहीं थे। तो एक बड़ी इंफॉर्मेशन यहां पर ये मैं दे रहा हूं आपको। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, और ऑल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, मतलब ये तो बैंक हो गए, तो बैंक के साथ साथ एनबीएफसी भी दोस्तों। ठीक, तो ऑल एनबीएफसी, ठीक है, अब सुनना बहुत ध्यान से, आर ऑथराइज्ड टू एक्सेप्ट डिपॉजिट। अब ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ऑल आर ऑथराइज्ड टू एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड हैव कस्टमर इंटरफेस विद एन एसेट साइज ऑफ द ₹100 करोड़ अबव। ये सुन लो, वरना यहां पे गलती कर दोगे दोस्तों। अगर हम बात करते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की, ठीक है, तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी दो तरह की होती हैं। एक होता है बेटा क्या, जो आपको लोन बांटते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं एनबीएफसी बोलते हैं, जो आपको लोन बांटते हैं। और एक एनबीएफसी जो आपका पैसा डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं एनबीएफसी, जो आपसे पैसा डिपॉजिट करते हैं। ठीक, तो एनबीएफसी का मतलब जो लोन बांटते हैं। फॉर एग्जांपल मुथूट फाइनेंस आपको लोन बांटती है। फॉर एग्जांपल श्रीराम लोन कंपनी, श्रीराम फाइनेंस जो आपको ऑटोमोबाइल लोन बांटती है। तो ऐसी एनबीएफसी जो लोन बांटती है और ऐसी एनबीएफसी जो आपका पैसा डिपॉजिट करती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड्स, फॉर एग्जांपल चिट फंड कंपनीज, निधि कंपनीज, जो आपका पैसा डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं। तो यहां पे क्या बोला गया है कि एनबीएफसी कौन सी आर ऑथराइज्ड टू एक्सेप्ट डिपॉजिट, यानी अभी जो आपका इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम है वो केवल और केवल एनबीएफसी डी वाली कंप्लेन सुनेगा, केवल डी वाली। मतलब ऐसी एनबीएफसी जो आपसे लोन लेती हैं उनकी कंप्लेन अभी नहीं सुनी जाएगी, बाद में सुनी जाएगी, अभी नहीं। तो अभी केस में केवल एनबीएफसी डी। लेकिन एनबीएफसी डी में भी कौन सी कंपनी? हैव कस्टमर इंटरफेस विद एन एसेट साइज ऑफ द ₹100 करोड़ अबव, जिनके पास कम से कम 100 करोड़ रुपए का एसेट साइज हो। अगर इसके नीचे है तो उनकी बात नहीं सुनी जाएगी। तो एनबीएफसी ऑम्बुड्समैन में हम बता रहे हैं आपको कि मतलब एनबीएफसी ऑम्बुड्समैन कौन सी कंप्लेन सुनेगा? वो एनबीएफसी जो कि अभी केवल डिपॉजिट वाला काम कर रही है और साथ ही साथ उनका जो एसेट साइज है वो कम से कम 100 करोड़ रुपीस या उसके ऊपर होना चाहिए। अभी केवल ऐसी ही एनबीएफसी की कंप्लेन सुनी जाएगी। इज दैट क्लियर दोस्तों? ये मुझे पहले बता दें कि आपको ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, एक बार देख लें, बता मुझे।
ठीक है, ठीक है। तो केवल उनकी कंप्लेन सुनी जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो ये तो हमने यहां तक पढ़ा दिया। अब इसके बेनिफिट्स क्या है वो देखिए दोस्तों। तो क्या बोला गया है, इसके बेनिफिट है कि अब आपको अलग अलग पोर्टल या ईमेल आईडी नहीं चाहिए, एक ही पोर्टल पर एक ही ईमेल आईडी पर आपके अपने सारे कंप्लेन दर्ज हो जाएंगे। आपको अलग अलग मेल आईडी नहीं चाहिए, आपको अलग अलग पोर्टल नहीं चाहिए, ठीक। क्या बोला गया है, इट ऑल्सो कवर द नॉन शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक विथ अ डिपॉजिट साइज 50 करोड़, जो हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं आपको, ठीक। अब दोस्तों सुनना वो ध्यान से सुनना, क्या लिखा है यहाँ पे, आप पूरा मत पढ़िए, लिखिए 30 डेज इन अ फेज्ड मैनर ओवर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर। सुनो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो, द टाइम टेकन इन रिजॉल्विंग द कंप्लेंट वॉज ऑल्सो एन एरिया ऑफ कंसर्न for the committee which recommended a reduction in the turnaround time for complaint resolution to 30 दो। ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल टर्म लिखा हुआ है, आप केवल इतना समझ लो, यहाँ पर बात क्या हो रही है, 30 दिन की। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है कि जो 30 दिन का गैप है ये हम 2 साल में ख़त्म कर देंगे। 30 दिन का गैप हम 2 साल में ख़त्म कर देंगे। क्वेश्चन ये बनता है कि सर कौन सा 30 दिन गैप, कौन सा 30 दिन गैप, कौन सा 30 दिन गैप, देखो ना यहाँ पे ये वाला, कि आपको पहले अपने बैंक को 30 दिन का समय देना पड़ेगा, ठीक है। एक बार जब लोकपाल आपकी बात सुन लेता है वो 30 दिन लेता है, ठीक। और अगर आपका यहां से बैंकिंग ऑम्बुड्समैन या एनबीएफसी या डिजिटल से अगर आपके अगेंस्ट फैसला आता है तो यहां भी 30 दिन का समय था। जो 30 दिन का समय है ना, इसको 2 साल में खत्म कर दिया जाएगा। ये बोला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, ये बोला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, ठीक है। यहां पे देखिए ये वाला पॉइंट, क्या दोस्तों पॉइंट क्लियर हुआ, जरा बताएं मुझे। चाय पे चर्चा है भैया, चाय लेके बैठो, है ना। पीडीएफ इसका मैं टेलीग्राम पर अभी शेयर कर दूंगा, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। टर्न अराउंड टाइम का मतलब होता है एक्शन टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल नवीन सर, अगर आप एटीएम मशीन जाते हो, अगर आप एटीएम मशीन से पैसे निकालते हो और आपके पैसे नहीं मिलते हैं तो आपका टर्न अराउंड टाइम है 7 डेज का। अगर आप कोई डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हो ट्रांजेक्शन, तो आपका टर्न अराउंड टाइम है 1 दिन का। 1 दिन 24 घंटे में पैसे आने चाहिए आपके पास, तो ये होता है टीएटी, ठीक है। असेट साइज का मतलब पैसा। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास 1 लाख का आईफोन है तो आपका असेट साइज 1 लाख रुपए का हो गया। तो यहां पैसे की बात हो रही, कितना पैसा आपके पास है, ठीक है। अनिता फिर समझ लो बेटा, देखो मैंने तुमको क्या बताया कि आज के टाइम पर 30 दिन का गैप है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है कि हम 30 दिन गैप खत्म कर देंगे, लेकिन तुरंत नहीं करेंगे, हम धीरे धीरे खत्म करेंगे। 2 साल में खत्म का हो जाएगा ये गैप, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे। अब देखिए अपीलेट अथॉरिटी यानी मेन बॉडी कौन है। देखो मैंने आपसे क्या बोला था, मैंने आपसे बोला था यहाँ पर कि चाहे बैंकिंग ऑम्बुड्समैन हो, चाहे आपका एनबीएफसी ऑम्बुड्समैन हो और चाहे आपका डिजिटल ट्रांजैक्शन ऑम्बुड्समैन हो, अगर ये ऑम्बुड्समैन आपके अगेंस्ट में फैसला सुनाते हैं तो आप जाते हो अपीलेट अथॉरिटी के पास। वो पहले कौन था, वो पहले डिप्टी गवर्नर था, लेकिन अब ये चेंज हो गया है। अब क्या हो गया देखो यहाँ पे, अब क्या हो गया देखो, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन, जिसके पास चार्ज है ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, वो होगा अपीलेट अथॉरिटी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिसके पास चार्ज होगा कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट का, वही आपका अपीलेट अथॉरिटी होगा स्कीम में। अब देख लीजिए ये भी चेंज हो गया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम में अब डिप्टी गवर्नर अपीलेट अथॉरिटी नहीं रहेगा। अब कौन रहेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिसके पास चार्ज होगा कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, वही आपका अपीलेट अथॉरिटी होगा। यह भी चेंज कर दिया गया, ठीक है। दीपक पूछ रहे हैं कि चाय लेके बैठा हूं, क्या करना है। उससे चेहरा धो लो, फ्रेश हो जाओगे। चाय रखे हो, धो लो चेहरा अपना, एकदम आराम से फ्रेश हो जाओगे, फिर क्लास करोगे, ठीक है। मैं तो यही करता हूं शायद, ठीक दोस्तों। तो यहां पे आपका हो गया कंप्लीट इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो क्लियर ना हुई हो तो वीडियो को फिर से देखिएगा एक बार। पीडीएफ मैं आपके टेलीग्राम पे शेयर कर दे रहा हूँ, पीडीएफ से आप पढ़ भी सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम कल फिर मिलेंगे आपसे, और कल जो हमारा टॉपिक होगा उसका नाम है, मैं अभी से बोल दे रहा हूँ, IDRCL और NARCL।
ये लेटेस्ट टॉपिक है जो एग्जाम में क्वेश्चन बनाएंगे ही बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। खूब पढ़िए, आगे बढ़िए, आपका दिन मंगलमय हो और अपने माता पिता